ये जो 22 तारीख का खेल बीजेपी खेल रही है, देखिए बिल्कुल शुद्ध राजनीतिक आयोजन है। इसका ना मंदिर से मतलब है, ना इसका आस्था से मतलब है, ना मर्यादा से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। ये एक राजनीतिक आयोजन है, डुगडुगी है, पीट के बताया जा रहा है देखो हम जीत गए हैं, हमने किया, ये सब कुछ हो रहा है। और सारा बीजेपी का मामला ये है कि 22 तारीख को इतना ढोल पीट दिया जाए कि मतलब एक तरह से सामने वाला वॉक ओवर दे के चला जाए। कल को निमंत्रण जाएगा बीजेपी को कि आप फला मस्जिद में आइए, बीजेपी को निमंत्रण है कि आप फला मस्जिद में आइए, बीजेपी को निमंत्रण है कि आप चर्च में जाइए। मजाक हो रहा है देश के अंदर। ये देश का प्रधानमंत्री कोई गुरुद्वारा का उद्घाटन करने चला जाएगा, ये क्या हो रहा है देश में? ये तो नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान की मर्यादा के विरुद्ध है। और ख़ास तौर पे जब मैं देखता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे हो रहा है, और ये जो 22 तारीख को हो रहा है ये तो हर मर्यादा का उल्लंघन है। बीजेपी अपने चुनाव की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है, ये हिंदू धर्म की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। असम सरकार ऐसी बौखलाई हुई है, मैं समझता हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ मामला पर्सनली ले लिया है, और राहुल गांधी ने कहा कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसा उन्होंने कहा। उससे मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को कुछ पर्सनल, कुछ मतलब लगता है तीर निशाने पे लग गया। तो मैं समझता हूँ इस यात्रा को जितनी पब्लिसिटी मिलनी थी उससे कुछ ज़्यादा पब्लिसिटी दिलवा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन ऐसा होता है, गुवाहाटी शहर में नहीं आने देंगे क्योंकि शहर में मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है, और देखिए कितनी माया है कि ये नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज पिछले महीने गुम हो गया था जब जेपी नड्डा जी आए थे यहाँ पे। तो कांग्रेस क्या कह रही है? कह रही है कि भाई बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिस रूट पे अपना रोड शो किया था, हम एग्जैक्टली उसी रूट पे करेंगे। अगर वो खतरनाक रूट है तब जेपी नड्डा जी को नहीं करना चाहिए था, अगर सामान्य है तो राहुल गांधी भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नाम लेके, जो इसके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं राहुल गांधी के, उनका नाम लेके कहते हैं ये रहा है, यात्रा ख़त्म हो लेने दो और उसके बाद उसको अंदर पड़वाऊँगा, जेल के अंदर रखूँगा। अरे आप जुडिशरी हो क्या? आप इस देश की न्याय व्यवस्था के मालिक हो क्या? चुनाव में 3 महीना बचा है, किसी को सीटों का बंटवारा करना है, नेगोशिएशंस करनी है, बहुत ज़रूरी काम है, किसको संगठन के पेंच कसने हैं, वो भी ज़रूरी काम है, लेकिन किसी को माहौल भी तो बनाना है, ओवरऑल माहौल देश में। इस सरकार के 10 सालों का जो ढोल की पोल किसी को तो खोलनी होगी, किसी को तो सड़क पे जाके बोलना होगा ना कि महंगाई है, बेरोजगारी है, विषमता है, अडानी की लूट है, चीन का हमला है, चीन का अतिक्रमण है, इन सब सवालों को उठाना तो होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज 7वां दिन है। असम में यात्रा है और असम से आज अरुणाचल प्रदेश की तरफ यात्रा बढ़ रही है और अरुणाचल प्रदेश में यात्रा जाएगी। लेकिन इस यात्रा को लेकर के इतने सवाल हैं और अब इस यात्रा को लेकर के इतना बवाल हो रहा है, तो इसके बीच में क्या यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने क्या सही से तैयारियां नहीं की है, या फिर इस यात्रा को लेकर के बीजेपी वो इतनी बेचैन है कि एफआईआर और उसके बाद में अब नो एंट्री तक की बात गुवाहाटी के अंदर, ये सब चीज़ें हो रही है। और इसको लेकर के, इस यात्रा को लेकर के आप देखेंगे कि लगातार जो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं उसके जरिए एक तबका है जो कह रहा है कि नहीं, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये बहुत शानदार काम कर रही है। दूसरा एक तबका इस बीच में इस यात्रा को लेकर के सवाल भी पूछता है कि यात्रा के लिए वक्त नहीं है, या और दूसरे कई सारे मुद्दे हैं उन पर भी काम करना चाहिए, उन पर भी फोकस करना चाहिए। तो कई सारे इस तरह के सवाल हैं। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ में योगेंद्र यादव जी हैं और भारत जोड़ो अभियान के जरिए इस यात्रा से, पहली यात्रा से भी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक साथ चले और अब मणिपुर से साथ में चल रहे हैं। तो कैसे देखते हैं सबसे पहले तो जिस तरह से ये यात्रा हो रही है? देखिए, जो पहला चरण अब तक हुआ है मुख्यतः पूर्वोत्तर में, जो मणिपुर में, नागालैंड में, वहाँ तक तो आपने देखा कितना शानदार जन समर्थन था, खुला था। मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार थी, कोई बात नहीं, यात्रा निकली और लोग सड़कों पे आए, इतना उत्साह, ऊर्जा। ये असम में आते ही पता नहीं क्या विघ्न वाला मामला शुरू हो जाता है। याद रखिए कि भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल जो निकली थी वो भी कोई 4 बीजेपी के राज्यों से तब निकली थी। उस वक्त कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश और ये हरियाणा, महाराष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर असम सरकार ऐसी बौखलाई हुई है, मैं समझता हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ मामला पर्सनली ले लिया है। हुआ ये कि आए पहले दिन और राहुल गांधी ने कहा कि
देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसा उन्होंने कहा। उससे मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को कुछ पर्सनल, कुछ मतलब लगता है तीर निशाने पे लग गया। तो उसके बाद से ऐसा पर्सनल लिया, देखिए क्या क्या हो रहा है। जब यात्रा आई, ये सब मैं अपनी आँख से देखी हुई चीज़ें बता रहा हूँ कि वहाँ कांग्रेस का झंडा उतार के बीजेपी का झंडा लगाएं। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बीजेपी यात्रा का स्वागत कर रही है। कल हम माजुली में थे, अब और मैंने तो रुक के यात्रा के पीछे फिर मैं रुक गया और मैंने जाके पता किया, वहाँ पे जितने भी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं सबको बोला गया कि आप सबको यहाँ पे इस तारीख को आना है और यहाँ पे आपको चेक मिलेंगे, आपको लोन मिलेगा। और बेचारी महिलाएं क्या करें, अपने कागज समेट के हर जगह पे महिलाओं की लाइन लगी हुई और उनको 4-4, 5-5 घंटा रोक के रखा। कौन सा समय? एग्जैक्टली वही समय जबकि यात्रा वहाँ पे थी। मतलब मुझे याद आता है, हम बचपन में कभी जयप्रकाश नारायण की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो सरकार उस वक्त बॉबी फिल्म दिखा रही थी दिन के वक्त। इंदिरा जी कुछ इतना बौखला जाती हैं जब सरकारें। अब ये कह रहे हैं कि साहब, और ये यहाँ पे जोरहाट में FIR कर दी कि स्टैम्पीड हो गया। अरे आप उसके साथ थे, स्टैम्पीड होता है, दिखता है ना आपको? दिखा अपनी आंख से कोई स्टैम्पीड? है ना, नॉर्मल देखा की हर जगह चलती है, जहाँ 50, 100, 200 लोग खड़े होंगे कुछ होगा। स्टैम्पीड, FIR, और FIR में ऐसी धाराएं जो कि बेलेबल नहीं है। मुख्यमंत्री नाम लेके, जो इसके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं राहुल गांधी के, उनका नाम लेके कहते हैं ये रहा है, यात्रा ख़त्म हो लेने दो और उसके बाद उसको अंदर पड़वाऊंगा, जेल के अंदर रखूंगा। अरे आप जुडिशरी हो क्या? आप इस देश की न्याय व्यवस्था के मालिक हो क्या? और अब कह रहे हैं गुवाहाटी में हम आपको गुवाहाटी शहर में नहीं आने देंगे क्योंकि शहर में मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, ये क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है। और देखिए कितनी माया है कि ये नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज पिछले महीने गुम हो गया था जब JP नड्डा जी आए थे यहाँ पे। तो कांग्रेस क्या कह रही है? कह रही है कि भाई BJP के अध्यक्ष JP नड्डा जी ने जिस रूट पे अपना रोड शो किया था, हम एग्जैक्टली उसी रूट पे करेंगे। अगर वो खतरनाक रूट है तब JP नड्डा जी को नहीं करना चाहिए था, अगर सामान्य है तो राहुल गांधी भी कर सकते हैं। अब गुवाहाटी के प्रेस क्लब में उनको आमंत्रित किया बोलने के लिए, वहाँ नहीं करने दे रहे। तो मैंने इतना बौखला गए हैं कि मैं समझता हूँ, और जब ज़्यादा बौखला जाते हैं ना तो वो जो चाहते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। तो मैं समझता हूँ इस यात्रा को जितनी पब्लिसिटी मिलनी थी उससे कुछ ज़्यादा पब्लिसिटी दिलवा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन यात्रा को लेकर के एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 2024 का चुनाव बिल्कुल पास में है और ऐसे में आपके पास में संगठन में काम करने के लिए, शीट शेयरिंग पर काम करने के लिए, जो अलग अलग महानगर है वहाँ पर बड़ी रैलियाँ करने के लिए वक्त की कमी है। तो और ऐसे में एक तबका ये भी है जो EVM को लेकर भी सवाल खड़ा करता है कि उस पर भी एक आंदोलन जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा के तरीके से ही बड़ा कुछ होना चाहिए। तो यात्रा को लेकर के एक सवाल उठ रहा है, तो आपको लग रहा है कि यात्रा की बजाय दूसरा भी कोई रास्ता हो सकता था या यात्रा एक अच्छा रास्ता है? देखिए, इसका सबसे अच्छा जवाब तो कांग्रेस के नेता ही दे सकेंगे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। बाहर से जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि देखिए अलग अलग काम है। चुनाव में 3 महीना बचा है, किसी को सीटों का बंटवारा करना है, नेगोशिएशंस करनी है, बहुत ज़रूरी काम है। किसको संगठन के पेंच कसने हैं, वो भी ज़रूरी काम है। लेकिन किसी को माहौल भी तो बनाना है, ओवरऑल माहौल देश में। ये जो वैचारिक लड़ाई है, देखिए BJP ने एक विचारों की लड़ाई जीती है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। अभी युद्ध नहीं जीता है, युद्ध इस देश की मिट्टी नहीं हारी है, विरासत अभी हारी नहीं है, लेकिन एक जंग उन्होंने जीत ली है। अब उस वैचारिक लड़ाई को जब तक आप वैचारिक रूप से नहीं पलटेंगे, जब तक हम अपने संविधान के जो मूल्य हैं उनको आम लोगों तक उनकी भाषा में नहीं लेके जाएंगे, तो खाली सीटों की तिया पाचा करने से आप इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं। ये काम करना जरूरी है। अब ये कांग्रेस पार्टी को देखना है कि कौन माहौल बनाने का काम करे, जिसको नैरेटिव आजकल बोला जाता है अच्छे शब्द में। नैरेटिव बनाने का काम कौन करे, सीट शेयरिंग कौन करे, संगठन का काम कौन छोड़े। एक बड़ी पार्टी में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें संभव होनी चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। बाकी कांग्रेस के नेता ही इसके बारे में एग्जैक्ट बता पाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो वैचारिक काम है, खड़े होके कहना कि आप जो कर रहे हो गलत है,
ये इस देश की मर्यादा के अनुरूप नहीं है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। ये किसी को तो कहना होगा। इस सरकार के 10 सालों का जो ढोल की पोल किसी को तो खोलनी होगी, किसी को तो सड़क पे जाके बोलना होगा ना कि महंगाई है, बेरोजगारी है, विषमता है, अडानी की लूट है, चीन का हमला है, चीन का अतिक्रमण है। इन सब सवालों को उठाना तो होगा। तो मुझे लगता है कि ये काम ज़रूरी है। अब कौन सा काम कौन करे ये अलग बात है, देखा जाए। और दूसरी बड़ी बात कि यात्रा को लेकर के जिस तरह से एक मैं देख रहा हूं कि अगर यात्रा शायद नहीं होती तो जिस तरह से 22 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष या कांग्रेस पार्टी उसमें मोराल बहुत डाउन होता है। कम से कम एक तस्वीर, एक विजुअल है कि हाँ एक यात्रा चल रही है और उस यात्रा में जो है वो लोग हैं, तो एक वो तस्वीर दिख रही है। अगर नहीं होता तो ये 22 तारीख का जो प्रोग्राम है उसकी काउंटर में विपक्ष के पास में कुछ नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से विपक्ष यही कह रहा है कि खास तौर पर कांग्रेस पार्टी कि बीजेपी का कार्यक्रम है। देखिए, एक लाइन को आप किसी ने अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अब आप उसको मिटा नहीं सकते। मिटाओगे तो आप छोटे हो जाओगे, लाइन को छोटा करने की कोशिश करोगे। आप एक ही काम कर सकते हो राजनीति में कि आप उसके सामने एक लंबी लाइन खींच दो, है ना। तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कोशिश है। अभी हम कह नहीं सकते कि सफल होगी नहीं होगी, वो लाइन लंबी होगी छोटी होगी। बीजेपी ने एक छोटी और लेकिन मोटी लाइन खींच दी है। अब उस लाइन का मुकाबला करने के लिए आपको एक लंबी लकीर खींचनी पड़ेगी, ये तो काम है। और अगर खाली बैठे हुए आप देखते रहोगे, हाथ मसलते रहोगे और उनको गाली देते रहोगे, उससे तो काम नहीं चलेगा ना, आपको कुछ तो करना ही होगा। तो इसलिए आपने ठीक ही कहा कि इसमें विपक्ष ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी पार्टियां भी कुछ करेंगी। खाली बैठे हुए आप स्टेटमेंट देते रहो कि भाई 22 को नहीं, मैं 23 को जाऊंगा, मैं 24 को जाऊंगा, मेरे परिवार के साथ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। क्योंकि ये जो 22 तारीख का खेल बीजेपी खेल रही है, देखिए बिल्कुल शुद्ध राजनीतिक आयोजन है। इसका ना मंदिर से मतलब है, ना इसका आस्था से मतलब है, ना मर्यादा से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। ये एक राजनीतिक आयोजन है, डुगडुगी है, पीट के बताया जा रहा है देखो हम जीत गए हैं, हमने किया, ये सब कुछ हो रहा है। अब ऐसे में खेल ये है कि आप अगर इसमें जाएं तो फंसे, ना जाएं तो फंसे। और सारा बीजेपी का मामला ये है कि 22 तारीख को इतना ढोल पीट दिया जाए कि मतलब एक तरह से सामने वाला वॉकओवर दे के चला जाए। ये पिछली बार भी 19 में भी बालाकोट के बाद यही हुआ था कि इतना आपने प्रचार तंत्र को पहुंचा दिया कि फिर उसके बाद अपोजिशन के कई पार्टियों ने वॉकओवर टाइप सा दे दिया। ये उसकी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी ज़मीन पे खड़े रहें। वो ज़मीन जो इस देश की संस्कृति की ज़मीन है, असम में हम हैं, ये श्रीमंत शंकर देव की ज़मीन है, जिसने जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया, जिसने पूछा कि ब्राह्मण में और डोम में फ़र्क क्या है बताइए मुझे, जिसने एक नई परंपरा यहाँ स्थापित की। ये हमारी ज़मीन है, नानक की, कबीर की, शंकर देव की, बसवा की ज़मीन है। इस पे कायम रहें उन सवालों पे, गरीबी का, बेरोजगारी का, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का, दलित आदिवासी की स्थिति का, चीन के अतिक्रमण का, इन सही सवालों पे कायम रहें। क्योंकि नहीं तो खेल ये है, हमारे कहते हैं ना धूल में लठ मारना, धूल में लठ मार दो, इतना गर्दा उड़ेगा कि भाई जब तक आदमी अपनी आँख मसलेगा तब तक काम हो लेगा। ये खेल खेलना चाहती है बीजेपी। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा एक कोशिश है खड़े रहने की। अब कोशिश सफल होगी नहीं होगी वक्त बताएगा। एक कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया कि राम मंदिर के इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। दो तबके इसको लेकर के शायद सामने दिखे कि एक तबका दिखा कि नहीं कांग्रेस ने जाना चाहिए था इसमें, या अधीर रंजन चौधरी को भेज देते। दूसरा तबका कहता है कि नहीं ठीक किया, कांग्रेस अपना जो स्टैंड है उसको मजबूती से दिखाए ताकि उसको ये एक मैसेज जाए कि कम से कम आप जो है वो बीजेपी की पिच पर नहीं जा रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जाना सही था या नकारना सही है? भाई मेरी बड़ी साधारण सी बात है, जिस कांग्रेस वाले को जाना है खुशी से जाए। कांग्रेस कैसे जा सकती है? कल को निमंत्रण जाएगा बीजेपी को कि आप फला मस्जिद में आइए, बीजेपी को निमंत्रण है कि आप फला मस्जिद में आइए, बीजेपी को निमंत्रण है कि आप चर्च में जाइए। मजाक हो रहा है देश के अंदर। भाई जिसने जाना है, कांग्रेस के नेता हैं, खूब आस्थावान है। कल ही मैंने देखा कांग्रेस के एक एमएलए राम भजन करते हुए जा रहे हैं अयोध्या में। जाए, अच्छी बात है। व्यक्ति के बतौर पे आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे बतौर राजनीतिक संगठन किसी धार्मिक अनुष्ठान में बुलाएगा, मैं उसको पूछूंगा भैया ये कब से शुरू कर दिया आपने, ये इस देश का कब से नियम बन गया?
कि आप कल को ट्रेड यूनियन को बुलाएंगे और कहेंगे कि आप फलां धार्मिक फंक्शन में आइए, है ना, वो कहेगा भैया मैं आ जाऊंगा, अपनी पत्नी को ले आऊंगा, घर में साथ आ जाऊंगा, लेकिन बतौर राजनीतिक दल के अध्यक्ष कैसे आ सकता हूँ, बतौर इस देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के गवर्नर वो कैसे शामिल हो सकते हैं? ये प्रश्न जवाहरलाल नेहरू ने पूछा था, राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा था कि आप, वो जब सोमनाथ का उद्घाटन हो रहा था, उन्होंने कहा बतौर राष्ट्रपति न जाइए, बतौर आस्थावान व्यक्ति आप जा सकते हैं, पर अगर बतौर प्रधानमंत्री, बतौर राष्ट्रपति इस देश में अगर ये होना शुरू हो जाए तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है। कल को मान लीजिए इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान है, सिख है, कोई है, तो क्या ये देश का प्रधानमंत्री कोई गुरुद्वारा का उद्घाटन करने चला जाएगा? ये क्या हो रहा है देश में? ये तो नहीं होना चाहिए, हमारे संविधान की मर्यादा के विरुद्ध है। और ख़ास तौर पे जब मैं देखता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे हो रहा है, राम, जिसकी आती कि करोड़ों लोगों की भगवान राम में आस्था है और हिंदुओं से भी बाहर भी आस्था है। आस्था क्यों है? मर्यादा पुरुषोत्तम है वो व्यक्ति जो हर कदम पे मर्यादा का पालन करता है कि नहीं मुझे फ़ायदा होगा लेकिन नहीं करूँगा क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध है। और ये जो 22 तारीख को हो रहा है ये तो हर मर्यादा का उल्लंघन है। फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, श्रेय लेती है एक पॉलिटिकल पार्टी। क्या पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट दिलवाया था? आप कह क्या रहे हैं? शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी ने इसका रास्ता साफ किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। इशारा क्या कर रहे हो कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कह के जजमेंट दिलवाते हैं? कहाँ की मर्यादा है ये? मर्यादा इसमें धार्मिक मर्यादा जो आपने कहा, मैं कोई शंकराचार्य का बहुत बड़ा हिमायती हूँ, ऐसी बात कतई नहीं है भाई। शंकराचार्य जी कई बार ऐसी बातें करते हैं, मैं कहता हूँ ना, जाति व्यवस्था पे जो बातें करते हैं बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान के बारे में तो कुछ पता होगा ना शंकराचार्य को, तभी शंकराचार्य हैं। तो धार्मिक वो कह रहे हैं कि भैया ये तो ना तो शुभ अशुभ का ध्यान में रख के, ना इसका मुहूर्त है, ना वो है, मंदिर बना नहीं है, उसकी शिखर बना नहीं है, पताका लगी नहीं है, आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो? ये सब हो क्या रहा है? ये बीजेपी अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर रही है और ये 24 के चुनाव का उद्घाटन हो रहा है और भगवान राम के नाम पे, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे इतनी मर्यादा विहीनता कैसे भगवान राम के नाम पे होगी? तो एक टैगोर की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक संत जो है वो राजा को कहता है, एक राजा ने बड़ा भव्य मंदिर तैयार करवाया, बहुत सोना और ये सब किया, और संत कहता है इसमें भगवान नहीं आएंगे। वो राजा गुस्सा हो जाता है, कैसे नहीं आएंगे? तो संत कहता है ये भगवान का मंदिर नहीं है, ये तुम्हारे अहंकार का मंदिर है। मैं समझता हूँ कि ये जो हो रहा है ये तो एक राजनीतिक अहंकार का खेल हो रहा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। अच्छा, एक सवाल बस मंदिर से जुड़ा हुआ और पूछ लेते, फिर यात्रा पर एक बड़ा सवाल है। 5 जजों को, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को न्योता दिया गया है, शंकराचार्यों को न्योता नहीं है। दूसरी तरफ कल जो है वो एक मूर्ति जो स्थापित होनी है उसकी आँख की पट्टी वगैरह भी खुल गई। आज सत्येंद्र दास का जो है वो स्टेटमेंट आया कि आँखों की पट्टी तो कम से कम नहीं खुलनी चाहिए थी। और तीसरी तरफ एक और बड़ी बात शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये मूर्तियाँ जो पहले की रामलला विराजमान की मूर्ति थी, उस मूर्ति का आप क्या करेंगे, नई मूर्ति क्यों ले आए? सत्येंद्र दास कहते हैं कि जो पुरानी मूर्ति थी वो छोटी थी, अब नई मूर्ति रहेगी तो थोड़ी बड़ी रहेगी तो दिखेगी। ये मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जब बात है, लेकिन मर्यादाएं तो दिखती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को न्योता, शंकराचार्यों को नहीं। यही विचित्र चीज़ें। देखिए, मूर्ति कैसी होनी चाहिए, कब उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसका मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं और मैं इस पर प्रवचन देना शुरू करूँ ये ठीक बात नहीं, क्योंकि मेरी इन चीज़ों में बहुत आस्था है नहीं, है ना। लेकिन होना क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है मंदिर बन सकता है, अच्छी बात है, आप बनाइए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये भी कहता है कि मंदिर को किसी पॉलिटिकल बॉडी के हाथ में नहीं देना है। अब इन्होंने क्या किया, चुन चुन के ऐसे लोग, मतलब अगर आपको हिंदू धर्म का मंदिर बनाना है और मान लीजिए आपको करना चाहते हैं, क्या करेंगे? जैसा एक बार नरसिम्हा राव के ज़माने में हुआ था, एक 5 लोगों का एक कमेटी बनी थी, उसमें 4 शंकराचार्य थे, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है कि सर्वमान्य तरीके से आप एक जो धार्मिक नेता हैं और उन नेताओं को बुला लें। कल को सिख धर्म का कुछ बनाना हो तो आप SGPC की तरफ जाएंगे, जो भी है आप ऐसे बनाएं। लेकिन इसमें क्या हुआ है, किसी धार्मिक नेता को बतौर धार्मिक नेता शामिल नहीं किया गया। कौन लोग हैं? VHP के। VHP क्या है? VHP एक राजनीतिक संगठन है, बिल्कुल खुल के राजनीति करता है। बीजेपी का एक अनुषांगिक संगठन है जो कि बीजेपी के लिए काम करता है।
तो सारा का सारा व्यवस्था एक राजनीतिक संगठन को पकड़ा देना और जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पुराने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मतलब उनके खासम खास आदमी, तो ये सारा खेल राजनीति का हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी अपने चुनाव की प्राण प्रतिष्ठा कर रही है और ऐसे में इस मर्यादा विहीनता के सामने तो कुछ लोगों को हिम्मत से खड़े होकर कहना चाहिए मैं तो इसमें शामिल नहीं हूँ। ये हिंदू धर्म की मर्यादा के अनुरूप नहीं है और वैसे भी हिंदू धर्म की एक खूबसूरती रही है कि संत राजा संतों ने सब राजाओं को कह दिया कि तुम अपने अलग रहो, संत की एक अपनी अलग जगह है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, एक लेखक ने इस पर बहुत सुंदर लिखा भी है, प्रताप भानु मेहता ने, उन्होंने कहा है कि पहली बार हिंदू धर्म पे राजनीतिक सत्ता का कब्जा हो गया है, जो पहले कभी नहीं था ना। चर्च और स्टेट का यूरोप में संबंध रहा है, हमारे यहाँ संबंध कभी नहीं रहा। पहली बार राजनीतिक सत्ता धर्म पे हावी हो गई है, तो ये धर्म की विजय नहीं है, तो धर्म की पराजय का द्योतक है। एक सवाल यात्रा को लेकर के पूछते हैं। केसी त्यागी का एक बयान है, कई और नेता इसको लेकर के कह रहे हैं कि अच्छा होता कि पहले सीट शेयरिंग हो जाती और उसके बाद में या फिर सीट शेयरिंग का काम चलता रहता, लेकिन ये यात्रा कांग्रेस के बैनर के तले नहीं बल्कि एक इंडिया गठबंधन के बैनर के तले चलती तो ज़्यादा अच्छा होता। इसमें ममता बनर्जी भी खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, और एक इंडिया गठबंधन के बैनर के तले अगर ये यात्रा होती तो एक बड़े जो है वो लार्ज स्केल पर ये यात्रा का फर्क होता। अंदरूनी बातें क्या चल रही हैं मैं तो जानता नहीं हूँ, कांग्रेस के नेता बता पाएंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बुलाया गया है, कईयों के चिट्ठी के जवाब भी आए हैं और मेरी उम्मीद है, बिल्कुल सही कहना है तमाम लोगों का, कि अगर इसमें इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी जुटें तो देश को ज़्यादा अच्छा मैसेज जाएगा। और मुझे अभी भी विश्वास है, आशा भी है और विश्वास भी, जैसे असम में 15 पार्टियों का एक गठबंधन है और मैं जानता हूँ कल या परसों राहुल गांधी उन सब 15 से मिलने वाले हैं, वो सब साथ में आएंगे उनके, तो बाकी राज्यों में भी ऐसा होगा, ये मेरी आशा है, ये मेरी कामना है और ये बिल्कुल सही बात है कि सब साथ खड़े होंगे तो एक ज़्यादा अच्छा मैसेज पूरे देश को जाता है। क्योंकि देश, जो लोग मोदी जी से निराश हैं, तंग हैं, वो भी पलट के पूछते हैं अच्छा और कौन है, फिर ये लोग टिकेंगे क्या, साथ में रहेंगे क्या, ऐसे सवाल हैं। और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इन सवालों को उछालता रहता है दिन रात। बीजेपी 2 हफ्ते तक अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती, इस पर कोई सवाल नहीं होता, लेकिन अगर कोई जनता दल यूनाइटेड का डिस्ट्रिक्ट लेवल का फंक्शनरी भी कुछ बोल दे तो एकदम खबर बन जाती है, तो मीडिया उछालता है इन चीज़ों को। इसलिए और भी ज़रूरी है कि इस यात्रा में इंडिया कोalition के जितने भी सहयोगी हैं, जहां जिस राज्य में जाएं उनको साथ रखना चाहिए। बिहार में जब जाएं, जेडीयू को आमंत्रित किया ही गया है, मेरी उम्मीद है कि वो वहां आएंगे। और चुनावी तौर पर अगर देखें, विधानसभा के तौर पे देखें तो 3 राज्यों में फ़ायदा हुआ, 3 में नुकसान हुआ, या कह लीजिए कि उसमें फ़ायदा नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव में यात्रा का आपको लग रहा है कि चुनावी तौर पर अगर देखें, सीटों के हिसाब से देखें, 100 सीटें ऐसी है जहाँ से ये यात्रा कवर हो रही है, तो फ़ायदा रहेगा? मैं सीधे सीधे यात्रा को चुनाव से जोड़ के नहीं देखता। और जो पहले भी हुआ, देखिए कर्नाटका में कोई कहे कि कर्नाटका में कांग्रेस यात्रा की वजह से जीती थी, मैं तब भी नहीं कहता था कि ऐसा हुआ। कुछ छोटे से इलाके में फ़ायदा हुआ था, लेकिन यात्रा का फ़ायदा सीधे सीधे चुनाव पे करना तो कर्नाटका में हुआ। कोई कहे तेलंगाना में केवल यात्रा की वजह से कांग्रेस जीत गई, ऐसा नहीं था। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में यात्रा का असर नहीं हुआ। मैं समझता हूँ तीनों में चारों में थोड़ा थोड़ा असर हुआ। कहीं पे कांग्रेस उस असर का फ़ायदा उठाने की स्थिति में थी, जीत गई, काम किया, कहीं पे उस असर का फ़ायदा उठाने की स्थिति में नहीं थी, वहाँ हार गए। सीधे सीधे मैं इस यात्रा को चुनावी गणित से नहीं देखता, और क्योंकि अगर होती तो आप ही बताइए ना, नागालैंड में 2 दिन क्यों लगाते? 1 सीट है, उसके लिए 2 दिन लगाना, कोई भी कहेगा कि ये तो समझदारी का काम नहीं है। ये यात्रा एक तरह से देश का जो एक नैरेटिव है, जो एक माहौल है, उसको बदलने का प्रयास है। और अगर माहौल बदलता है और न्याय का सवाल बड़ा उठता है तो वो सब बातें खुलेंगी जो कि अब दबी हुई हैं। बीजेपी जिन जिन मुद्दों को दबाना चाह रही है, राम मंदिर के बहाने, 22 जनवरी के बहाने, वो मुद्दे ऊपर उठेंगे। पिछली यात्रा का सबसे फ़ायदा ये हुआ था कि उसके बहाने मोहब्बत की बात लोगों ने करनी शुरू की, नहीं तो लोग तो इतना नफ़रत और झूठ का खेल चल रहा था।
इस यात्रा के बहाने, न्याय के बहाने अगर वो सही ज़मीन के सवाल उठने शुरू हों, वो अपने आप में बड़ी बात है। वो उसका उस इलाके से जहाँ से यात्रा गुजरती है, इनसे डायरेक्ट संबंध है, ऐसा मैं नहीं समझता। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो अब सवाल यही है कि यात्रा के जरिए कितना माहौल बदलता है। यात्रा क्या वाकई जिस तरह से जिन मुद्दों का जिक्र योगेंद्र यादव जी यहाँ पर कर रहे हैं, क्या उनको ऊपर सतह पर लाने का काम कर पाएगी, या वो मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे कि वो इस यात्रा के असर को भी कम कर दे। तो बहरहाल इस सवाल का जवाब शायद वक्त के पास में है, और वक्त ही इस बात का जो है वो सही से जवाब दे पाएगा। इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।